इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। आज की बात में बड़े दुख के साथ आपको बता रहा हूं कि इस वक्त महाराष्ट्र के कई जिले भारी बारिश के कारण भयंकर मुसीबत में हैं। रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा पर तो मौत लगातार मंडरा रही है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि मदद पहुंचाने में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया है क्योंकि सड़कें टूट गई हैं, पहाड़ खिसक कर रास्तों पर आ गए हैं, नदियों का पानी शहरों में घुस गया है, घर डूब गए हैं, लोगों का सामान बुरी तरह बर्बाद हुआ है, चारों तरफ तबाही का आलम है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से पिछले 48 घंटे में 129 लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ों के खिसकने से एक जगह तो पूरा का पूरा गांव पत्थर और कीचड़ में दब गया है। मलबे में कितने लोग दबे हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिजली ठप है, लोगों के मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है, सारा कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया है, किसी से संपर्क हो पाना मुश्किल है और ऊपर से बारिश लगातार हो रही है। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक लगातार बारिश होगी, यानी मुसीबत और बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मैं जो कह रहा हूं, इन शब्दों को सुनकर आपको अंदाजा होगा कि यह मुसीबत कितनी बड़ी है, यह आपदा कितनी व्यापक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज शब्द कम है, हालात इससे ज्यादा भयानक हैं। जब आप तस्वीरें देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आप भी महाराष्ट्र के लोगों के दर्द को समझ पाएंगे, उनकी मुसीबत को समझ पाएंगे, कितना विकराल रूप यह समस्या ले चुकी है। इस वक्त हालत यह है कि रेस्क्यू टीम्स का इन इलाकों में पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमारे संवाददाता रिस्क उठाकर, खतरा मोल लेके रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा के उन इलाकों में पहुंच गए हैं जहां बारिश के कारण सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इस वक्त राजेश कुमार कैमरा पर्सन विमल सिंह के साथ रत्नागिरी में है। रायगढ़ में जहां हालात भयंकर हैं, हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य और कैमरा पर्सन संतोष पालवनकर पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा तबाही महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में हुई है। वैसे तो यह इलाका अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पिछले 48 घंटे की भयानक बारिश ने इस इलाके को तहस नहस कर दिया है। आप तस्वीरों में देखिए रायगढ़ जिले में किस कदर बर्बादी हुई है। 49 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। रायगढ़ के तले इलाके में चट्टान खिसकने से 35 घर पहाड़ के मलबे में दब गए। अब तक 38 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और आशंका यह है कि अभी भी करीब 35 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। रायगढ़ के पोलादपुर इलाके में भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें अब तक 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इसी तरह सतारा जिले में भी चट्टान खिसकने से 13 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से हो रही तबाही से राज्य और केंद्र सरकार दोनों अलर्ट मोड पर है। क्योंकि हालत ऐसी नहीं है जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पूरी तरह मदद कर सके, इसलिए महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करके रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और सेना भेजने की अपील की है। और इस वक्त नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। लेकिन रेस्क्यू करना, लोगों की मदद करना, उन्हें बचा पाना कितना कठिन है, हालत कितनी खराब है, यह आपको वहां की हालत देखकर समझ आ रहा होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रायगढ़ के तले इलाके की है, जहां भारी बारिश के कारण पहाड़ दरक गया, पहाड़ का मलबा नीचे बसे गांव पर गिरा, 35 घर इस मिट्टी के नीचे दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जैसा मैंने आपको बताया कि 38 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। करीब करीब पूरा गांव तबाह हो चुका है। अब ये बताने वाला भी कोई नहीं है कि कितने लोग लापता हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो मलबे में दबे हैं और जो बच्चे हैं वो बुरी तरह घायल हैं। उन्हें पास के हॉस्पिटल में किसी तरह पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में भी कोई खास इंतजाम नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में ना तो बिजली है, ना डॉक्टर्स वहां पहुंच पा रहे हैं, बस एक छत है, कुछ दवाएं हैं
और वही स्टाफ है जो बारिश के कारण हॉस्पिटल में फंस गया था। हॉस्पिटल में भी पानी भरा हुआ है और बाकी पूरे शहर में भी पानी ही पानी है। नदियां नाले उफान पर हैं, सड़कें बह गई हैं, पुल पानी में समा गए हैं और अब लोग घरों में फंसे हैं, घरों की छतों पर बैठे हैं। आर्मी के जवान उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि सड़कें टूट गई हैं। आज हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य रायगढ़ पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि बाढ़ ने रायगढ़ का क्या हाल कर दिया है। इस वक्त हम हैं मुंबई गोवा हाईवे पर। इस हाईवे का जो अहम रोड है वो टूट गया है। ये सामने वाली सड़क धंस गई है। 21 जुलाई की रात से ही लगातार बरसात हो रही थी। कल यहां पर सावित्री नदी में बाढ़ आने के बाद बाढ़ का पानी इस मुंबई गोवा हाईवे पर बहने लग गया। सुबह तक तो हालात ठीक थे, लेकिन रात के बाद पानी बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ गया। पानी का प्रवाह कितना तेज था उसका अनुमान आप इस रोड से लगा सकते हैं। इतनी बड़ी रोड अपने आप में कुछ ही पलों में पानी के प्रवाह की वजह से धंस गई। ये देखिए रोड का अहम हिस्सा टूटकर गिर गया है और अब यहाँ पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। आगे आप आएंगे तो आपको बड़ी गाड़ियां जो है वो पलटी हुई दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा एक टैंकर है वो पलट चुका है, साथ ही में अन्य जो डंपर्स है वो डंपर पलट गए। तो सोचिए क्या स्थितियां वहां पर हुई होंगी जब पानी यहां पर आया होगा। लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहां से निकल गए थे। रायगढ़ से दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, आपकी रिपोर्ट मैंने देखी है, बहुत डराने वाली है, वाकई में भयानक स्थिति है। इस वक्त ताजा हालात क्या हैं ये अगर आप दर्शकों को बता सकें। देखिए रुक रुक कर बारिश अभी भी यहाँ पर हो रही है। जलस्तर सावित्री नदी का जरूर कम हुआ है, लेकिन अब भी पानी इतना करीब 10 से 15 फीट कई इलाकों में तो, और जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अब भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर का सामान बचाने के लिए अब भी अपने घरों में मौजूद है। इसके अलावा लाइट ना होने की वजह से पानी की कमी है, साथ ही में अनाज की कमी, इस वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जिस जगह पर लोग जिंदा दफन हो गए वहां पर फिलहाल जो है अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है, लेकिन कल तड़के सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। स्थानीय अधिकारियों का और साथ ही में एनडीआरएफ का कहना है कि जो मलबा है वहां पर अब पानी की वजह से वो मलबा दलदल में तब्दील हो गया। तो ऐसे में उस मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं उन्हें ऑक्सीजन मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। अगर बरसात नहीं रुकती है, पानी जब तक नहीं निकलता है, तब तक परेशानी यहां पर रहने वाले लोगों को इसी तरह से इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिए। बड़ा चैलेंजिंग काम है आपके लिए, हम लगातार आपके साथ संपर्क बनाए रखेंगे। दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता रायगढ़ से बता रहे थे कि वहां हालत क्या है और इस वक्त किस तरह के हालात हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में इसलिए भी दिक्कत आ रही है क्योंकि मौसम खराब है। दिन में कुछ वक्त के लिए बारिश रुकी थी लेकिन फिर शुरू हो गई। अभी दिनेश बता रहे थे कि रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वॉर फुटिंग पर चल रहा है लेकिन हालत खतरनाक है। रेस्क्यू ऑपरेशन कितना खतरनाक हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है, इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर रत्नागिरी की है। यहां पूरे शहर में पानी भरा था, घर पहली मंजिल तक डूबे थे। एक महिला घर में फंसी, उसे छत से रस्सी लटकाकर बचाने की कोशिश की गई। छत पर मौजूद रेस्क्यू टीम के लोग महिला को ऊपर खींच रहे थे, लेकिन जब महिला ऊपर पहुंचने वाली थी तभी उसके हाथ से रस्सी छूट गई और वो सीधे नीचे पानी में गिरी। तुरंत रेस्क्यू टीम के लोग पानी में कूदे और अपनी जान पर खेलकर महिला की जान बचा ली। ये पूरी तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये तो एक घटना है जो कैमरे में कैद हो गई। इसके अलावा कहां कहां क्या क्या हुआ होगा, कितनी परेशानी आई होगी, इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बाढ़ के दौरान की सबसे खतरनाक तस्वीरें चिपलून शहर से आई हैं। पूरा चिपलून शहर करीब 8 से 10 फीट पानी में डूबा हुआ है।
हालांकि फिलहाल बारिश बंद होने से चिपलून शहर में पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन दोपहर तक हालत बहुत खराब थी। और कितनी खराब थी इसका अंदाजा आपको ये तस्वीर देखकर लगेगा। करीब 10 फीट पानी भरने की वजह से घरों की पहली मंजिल तक पानी में डूब गई थी। छत तक पानी पहुंच गया। ऐसी हालत में लोग बड़ी मुश्किल से तैरकर घर से बाहर निकले। घर में रखा सामान भी पानी के साथ बाहर तैरता हुआ आ गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि ऑरेंज अलर्ट के बावजूद आज कोंकण रीजन में उतनी बारिश नहीं हुई और इस वजह से पानी थोड़ा उतर गया है। आज हमारे संवाददाता राजेश सिंह जब चिपलून पहुंचे तो वहां की हालत देखकर उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। ये वही शहर है जिसे देखने, जहां घूमने दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन आज चिपलून शहर में सिर्फ तबाही का नजारा था। बर्बादी का ये मंजर है। जगह जगह टूट फूट के निशान हैं। पूरे शहर में कारें इसी तरह उल्टी पुल्टी पड़ी हैं जैसे आपको दिखाई दे रही है इस समय। नालों में ट्रक और टेम्पो भरे हैं जो यहां बहकर आ गए। पानी के बहाव के कारण गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं। हमारे संवाददाता राजेश कुमार को चिपलून तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कम्युनिकेशन का सिस्टम क्रैश कर चुका है। चिपलून के मारकंडी इलाके में है और बाढ़ की तबाही की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कई गाड़ियां यहां पर उल्टी पलटी हुई हैं और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, छोटे छोटे कार नहीं, बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं वो यहां पर उलट गए हैं। कई ट्रक्स जो हैं वो बह के चले आए हैं यहाँ पे। कई गाड़ियां जो हैं वो आपको इस छोटे से नाले में पड़ी हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ा ट्रक जो है वो यहाँ पर कहीं से बह के आया है। आप समझ सकते हैं कि पानी का जो वेग रहा होगा, रफ्तार रही होगी, वो कितनी तेज रही होगी। यहाँ पे ये देखिए दूसरी तरफ जो नाला है उसमें टेम्पो बह के चला आया है। 10 से 15 फीट पानी पूरे चिपलून में भरा था और इस तरीके की कई तस्वीरें इस वक्त चिपलून में है। यानी कि जनजीवन पूरी तरीके से पटरी पर आने में काफी वक्त लगने वाला है। ये तस्वीर है। आगे हमने देखा कि कई गाड़ियां, जो ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहां पर लोगों की गाड़ियां जो है वो नाले में जा धंसी हैं। ये तस्वीर देखिए, कार भी है और पिकअप वैन दोनों यहाँ पे फंसा हुआ है। ये पूरी सोसाइटी जो है वो कल पानी में डूबी थी। एक मंजिला से ऊपर तक पानी जो है वो पहुंच गया था। ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं, तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई। ये कार देखिए, नाले में बह के ये कार जो है वो यहाँ तक पहुंच गई है। ये जितनी तस्वीरें आप देख रहे थे, ये न तो किसी पहाड़ के गिरने से हुई, न किसी पत्थर के टकराने से हुई। ये सिर्फ पानी की मार है। पानी किस कदर बर्बादी फैला सकता है। जिस शहर को आप बिखरा हुआ देख रहे हैं, जिस शहर में ये बर्बादी का नजारा दिख रहा है, असल में वो चिपलून महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का कमर्शियल और बिजनेस हब है। बहुत ही डेवलप्ड और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। सारी दुनिया में मशहूर महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण चिपलून शहर से ही आते हैं और ये वाकई में बहुत सुंदर जगह है। चिपलून को महाराष्ट्र का गोवा कहा जाता है। पूरा कोंकण रीजन वेस्टर्न घाट पर बसा है। यहाँ पहाड़ भी हैं, हरियाली भी है, नदियां भी हैं और समंदर भी। नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ ये इलाका है। टूरिस्ट के लिए बड़ा अट्रैक्शन है। लेकिन बारिश ने इस शहर की सूरत किस कदर बदल दी है, ये आप देखिए। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान पहुंचा है, लोग किस तरह बर्बाद हो गए हैं, ये देखने वाली बात है। कभी कभी तो यकीन नहीं होता कि इस शहर में रहने वाले लोग इस तरह बर्बादी का नज़ारा देखेंगे, और वो खुद हैरान है, क्योंकि बारिश तो यहाँ हर साल होती है, खूब होती है, लेकिन ऐसी बारिश, ऐसी तबाही, ऐसी बर्बादी पहली बार हुई है। ज्यादातर बंगले हैं, सब बर्बाद हो गए। बचे वो लोग जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे थे, उनमें भी ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले पूरी तरह तबाह हो गए, क्योंकि घर का सारा सामान बह गया या खराब हो गया। अब घर में सिर्फ कीचड़ भरा है, मलबा है। एक्चुअली मैसेज के अकॉर्डिंग पानी 11 बजे छोड़ा जाएगा ये बोला था, एंड रेड अलर्ट दिया गया था मैसेज के अकॉर्डिंग, एंड सडनली लाइक 5:30 to 6 o'clock सडनली वाटर यहाँ से घुसना चालू गया,
वो जो वहाँ पे वॉल्स है वो टूटना चालू हो गए और इतना फ्लो सडनली विद इन 5 मिनट्स 6 फीट हाइट हो गई है एंड सब गाड़ियाँ लाइक फ्लोन अवे टू द ऑल द वे टू द गेट। और ग्राउंड फ्लोर पे घर है वो, ग्राउंड फ्लोर की लेवल अराउंड 9 फीट की है। एवरी हाउस ऑन द ग्राउंड फ्लोर इट इज बीन डिस्ट्रॉयड। की पूरी बर्बादी हो गई है। ग्राउंड फ्लोर पे जिनका घर है, ग्राउंड फ्लोर बहुत सारे ग्राउंड फ्लोर ऐसे भी नाम बता नहीं सकते, जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, जैसे यहाँ पे काजी करके है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे है, तो सब लोगों को घर में पानी, हाँ घर में पूरा पानी, टोटली ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी में था। वो दीवार पे लेवल देख सकते हो, ग्राउंड फ्लोर में पूरा पानी में था, पूरा पानी में था ग्राउंड फ्लोर। और हमको मौका भी नहीं मिला कि हम लोग को कार को सेव किया या फिर टू व्हीलर को सेव करने का मौका भी नहीं मिला, फट से पानी बढ़ गया। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन का हाल इतना बुरा क्यों हुआ, यह समझने के लिए मैंने एक्सपर्ट से बात की। इस इलाके की टोपोग्राफी ऐसी है जिसके कारण बारिश तो यहां खूब होती है, हर साल बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। और हैरानी की बात यह कि कोंकण रीजन में महाराष्ट्र का कुल 10% इलाका आता है, लेकिन महाराष्ट्र में जितनी बारिश होती है उसकी 40% सिर्फ कोंकण में होती है। इसीलिए इस इलाके में महाराष्ट्र के 6 बड़े बड़े डैम हैं। क्योंकि इलाका अरब सागर के किनारे है, सह्याद्री हिल्स में बसा है, इसलिए अरब सागर से उठा मॉनसून इस इलाके में जबरदस्त बारिश का कारण बनता है। लेकिन इस बार अचानक कुछ ज्यादा ही बारिश हो गई। अब सवाल यह कि इस साल ऐसा क्या हुआ कि बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतनी तबाही मचा दी। इस सवाल का जवाब दिया रत्नागिरी के कलेक्टर बीएन पाटिल ने। 15 दिन पहले ही उन्होंने रत्नागिरी का कलेक्टर का काम संभाला है। बीएन पाटिल ने शहर में हुई तबाही के लिए भारी बारिश के साथ साथ इंसानी लापरवाही को भी जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि करप्शन की वजह से यह मैन मेड डिजास्टर है। दरअसल चिपलून शहर वशिष्ठ नदी के किनारे बसा है और पास में ही कोलकेवाड़ी डैम भी है। लोगों ने वशिष्ठ नदी के रिवर बेड पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया है। इसकी वजह से नदी का रास्ता रुक गया। भारी बारिश के बाद कोलकेवाड़ी डैम फुल हो गया तो डैम के 4 गेट खोलकर पानी छोड़ना पड़ा। लेकिन वशिष्ठ नदी के रिवर बेड पर हुए इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिला और पानी शहर में घुस गया। इसका नतीजा क्या हुआ ये मैं आपको दिखा चुका हूं। अब बीएन पाटिल कह रहे हैं कि एक बार बाढ़ की मुसीबत खत्म हो जाए तो रिवर बेड पर हुए इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन लेंगे। मुसीबत की बात यह कि वशिष्ठ नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, डेंजर लेवल से ऊपर है। कल तो बाढ़ का पानी पुल के ऊपर आ गया था और जिसकी वजह से पुल टूट गया। वशिष्ठी नदी ने चिपलून में क्या कहर बरपाया है उसकी एक तस्वीर इस वक्त हम आपको और दिखा दें। मुंबई गोवा ओल्ड हाईवे है ये और इस वक्त बंद है और बंद होने की वजह जो है वो आपके सामने है। ब्रिज जो पुल था वो बह गया है चिपलून में। कल दोपहर में ये हादसा यहाँ पर हुआ। गनीमत थी कि उस वक्त कोई गाड़ियां इससे गुजर नहीं रही थी, यही वजह है कि कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल आवागमन इस मार्ग पर बंद है क्योंकि ये पुल बह गया है। वशिष्ठी नदी पूरे वेग में इस वक्त बह रही है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खतरे का निशान इस वक्त हम आपको दिखा दें, 7 मीटर खतरे का निशान है और उसके ऊपर बह रही है, यानी कि 7.5 मीटर के करीब में अभी भी वशिष्ठी नदी बह रही है। ऐसे हालात में अगर बरसात तेज होती है, पहाड़ों पर बरसात तेज होती है, फिर से इस नदी में पानी आएगा और तेज रफ्तार के साथ आएगा। मौसम विभाग ने रत्नागिरी के लिए, रायगढ़ के लिए अभी भी ये चेतावनी जाहिर की है कि एक्सट्रीम रेनफॉल यानी कि बहुत ज्यादा बरसात इन इलाकों में होगी, पानी भरेगा, इसलिए इन इलाके के लोगों को अभी भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। चिपलून शहर में पानी भरने की वजह से रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत तकलीफ हो रही है। रेस्क्यू टीम के आने से पहले लोग खुद ही रेस्क्यू के सहारे एक दूसरे को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे थे, अपनी तरफ से जी जान लगा के कोशिश कर रहे थे। इस वजह से कल तो किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन आज चिपलून से एक बड़ी दर्दनाक खबर आई। शहर के अपरांत हॉस्पिटल में पानी भरने से 8 कोविड पेशेंट्स की मौत हो गई। दरअसल ये हॉस्पिटल एक कोविड सेंटर के तौर पर काम कर रहा था। कोरोना के 20 मरीज यहाँ एडमिट थे, लेकिन पूरा शहर पानी में डूब गया। यहाँ लाइट चली गई। हॉस्पिटल में जनरेटर का इंतजाम तो था। जब हॉस्पिटल की बिजली चली गई तो कुछ युवक
अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर गए, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि जनरेटर स्टार्ट कैसे करना है। ऐसे में ये लोग 12 कोरोना पेशेंट को तो बाहर निकाल लाए और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, लेकिन जो 8 मरीज वेंटिलेटर पर थे उन्हें नहीं बचाया जा सका। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कोंकण रीजन में तबाही मची है, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के साथ साथ बेतहाशा बारिश के मार तो वेस्टर्न महाराष्ट्र के कई जिलों में पड़ी है। सतारा, कोल्हापुर, ये ऐसे इलाके हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। और परेशानी की बात यह कि रायगढ़ की तरह सतारा में भी कम से कम 3 जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से 14 लोगों की मौत हुई है। ये फिगर और बढ़ सकती है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बारिश के पानी में बह गए, उनका अभी तक कुछ पता नहीं। इसके साथ साथ सतारा के पाटन में अंबेगर इलाके के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। इसमें कई घरों का नुकसान हुआ। 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन डर है कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन चारों तरफ से रास्ते ब्लॉक हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। इससे पहले रास्ता क्लियर करने की कोशिश हो रही है। रास्ता खुले तो रेस्क्यू टीम वहां पहुंच सके। हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां पर कम से कम 15 लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। इसी तरह पाटन में कोयना डैम के पास मीर गांव में लैंडस्लाइड हुआ। चट्टान का हिस्सा टूटकर रिहायशी इलाकों पर गिरा। इसकी चपेट में 7-8 घर आ गए और ये घर पूरी तरह बर्बाद हो गए और अभी भी 10-12 लोग मिसिंग हैं। रात की बात यह है कि इस इलाके में कम से कम एक रोड क्लियर थी, जिसकी वजह से एनडीआरएफ की एक टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और कुछ और जगह से बर्बादी की खबर आई। सतारा के पाटन में लैंडस्लाइड की चपेट में आकर एक महिला की मौत हुई है। असल में सतारा में कल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। कोयना डैम के पास 640 मिलीमीटर तक बारिश हुई। इसी तरह महाबलेश्वर, जावड़ी और पाटन में भी लगातार पानी बरसा है। महाबलेश्वर में बारिश का रेड अलर्ट है। इसके कारण कोयना डैम के गेट खोलने पड़े। इस जिले के डीएम ने बताया कि फिलहाल सारा फोकस पाटन और दूसरी तहसीलों में रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। जो लोग लैंडस्लाइड में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है। पाऊस अजून सुरू आहे आणि रेस्क्यू ऑपरेशन जरी आपण वॉर फुटिंग बारिश जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। बारिश लगातार हो रही है, लैंडस्लाइड का खतरा है, लेकिन युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम जारी है। जिन लोगों को बचाया है उन्हें सुरक्षित जगह शिफ्ट किया है, उन तक खाना पहुंचाया है। जिन गांवों से संपर्क कटा है वहां लोगों तक खाने पीने और जरूरी चीजें पहुंचाने का काम जारी है। जिनकी मौत हुई उनके शवों को तलाश कर आगे की कार्रवाई करने का काम जारी है। वॉर फुटिंग पर काम हो रहा है। आपली कारवाई आहे ते आपली खूप वॉर फुटिंगवर सुरू आहे। महाराष्ट्र के डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर ने बताया कि महाबलेश्वर में रेस्क्यू का काम है वो सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहां 2 दिन में 1100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। कंट्रोल करना, मिलिट्री से हो तो नेवी हो, कोस्टल गार्ड हो, एनडीआरएफ, सब टीमें वहाँ पे काम कर रही है और स्थिति पर पूरा नियंत्रण बना के रखा है। अगर बड़ी पिछले 48 घंटे के अंदर में महाबलेश्वर में 1074 मिलीमीटर की बारिश हुई और लास्ट 6 घंटे में 142 मिलीमीटर बारिश हुई। तो ये आंकड़ा यही बताता है कि जो हमारा जो अनुमान था कि रेड अलर्ट का, पर ये जो ढकफुटी कहते हैं, तो वो स्थिति वहाँ पे पैदा हुई। तो इस स्थिति में काम करना, वहाँ तक पहुँचना और ये सब को डिप्लॉय करना बड़ा तकलीफ का काम है। पर हम लोग कंटिन्यूस सब डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टरों से संपर्क में है। रत्नागिरी से राजेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। राजेश, आपकी रिपोर्ट्स मैंने दर्शकों को दिखाई हैं और जो दर्द है, जो तकलीफ है, बर्बादी है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। अगर आप दर्शकों को बता सकें क्या देखा, कितनी तकलीफ, कितनी बर्बादी है।
देखिए, जो तस्वीरें हमने देखी रजत जी, वो काफी भयावह थी और परेशान करने वाली थी। लोग जो चिपलून में उन्होंने गाढ़ी कमाई से अपना घर बनाया, अपनी गाड़ी खरीदी, वो पूरा का पूरा हजारों लोगों के घर जो हैं वो बर्बाद हुए हैं, उनकी गाड़ियां बह गई हैं। साथ ही इस वक्त चिपलून शहर जो है वो पानी की कमी से जूझ रहा है। वहां पे पीने का पानी लोगों के पास नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क नहीं है और पूरा चिपलून शहर जो है इस वक्त अंधेरे में, यानी कि बिजली नहीं है। और कितने दिनों बाद वहां पे बिजली आ पाएगी इसका भी जवाब देने वाला कोई नहीं है। पीने के पानी की भारी किल्लत इस वक्त वहां पर लोगों को हो रही है। आसपास के जो गांव हैं, कई गांव जो हैं वो अभी भी रत्नागिरी से कटे हुए हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कटा हुआ है। नेवी की टीम्स वहां पहुंची हुई हैं। आर्मी का एक बड़ा कॉन्वॉय हमने देखा वो वहां पर पहुंचा है। एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हुई हैं, लगातार लोगों की बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिन लोगों का घर बर्बाद हुआ है उनसे हमने बात की और उनका तकलीफ जो है वो हमने कैमरे के जरिए, अपने रिपोर्ट के जरिए लोगों को बताने की कोशिश की ताकि सरकार उन तक पहुंचे और उनकी तकलीफ जो है वो दूर करे। इस वक्त रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर, ये 3 जिले, साथ में रायगढ़, इनकी स्थिति जो है काफी खराब है। अभी जो ताजा जानकारी हमारे पास आई उसमें बताया जा रहा है कि पुणे बेंगलोर हाईवे जो है वो कराड़ के पास यानी सतारा के पास बंद कर दिया गया है। कृष्णा नदी ओवरफ्लो करके आ गई, यानी कि इस सड़क का इस्तेमाल करके लोग गोवा, कोल्हापुर, सतारा तक जाते हैं, वो बंद कर दी गई। ये महज आधे घंटे पहले की खबर जो है वो मैं इस वक्त दर्शकों को बता रहा हूं। हालत जो है वो बेहद बद से बदतर होते जा रहा है। अगर बरसात इसी तरीके से होती रही रजत जी तो अगले कुछ दिनों में स्थिति और यहाँ पर खराब होने वाली है। जी राजेश, आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग काम है और आप ताज़ा खबरों पर भी नज़र रखे हुए साथ साथ, तो बस मुझे आपसे इतना ही कहना है कि अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। ये ख़तरनाक काम है लेकिन खबर पहुंचाना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लगातार आपके साथ संपर्क रखेंगे, जब ज़रूरत होगी आपसे खबर भी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेश कुमार हमारे संवाददाता रत्नागिरी से, उन्होंने ये डराने वाली तस्वीरें भेजी हैं और कोल्हापुर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और भी डराने वाली हैं। कोल्हापुर शहर में पानी अंदर तक घुस आया है। पुणे से कोल्हापुर जाने वाला रास्ता बंद है। कृष्णा नदी का पानी डेंजर लेवल को पार कर चुका है। पंचगंगा नदी भी उफान पर है। लेकिन चिंता की बात है कि पानी का लेवल अभी और बढ़ने वाला है। इंटीरियर के कई इलाके ऐसे हैं जो पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि इस इलाके में जितनी बारिश पिछले 15 साल में नहीं हुई उतनी बारिश 2 दिन में हो गई। सोचिए, जब 15 साल की बारिश 2 दिन में हो जाए तो क्या हाल होगा। और कोल्हापुर में यही हुआ। बारिश ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कहर ढाया है। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से जो हादसे हुए उनमें 3 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक की बेलगावी से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है। लैंडस्लाइड की वजह से एक ट्रेन रास्ते में फंस गई। बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ से मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया। ट्रेन वहीं फंस गई और इस ट्रैक पर 2 जगह लैंडस्लाइड हुआ। ट्रेन के डब्बों में भी पानी घुस गया है और रात की बात यह है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के कम से कम 12 जिले इस वक्त भारी बारिश की तबाही से जुड़े हैं। बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी हैं। चिंता की बात है कि अगले 3 दिन तक भारी बारिश के आसार हैं। हालात और खराब हो सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के साथ हॉटलाइन पर संपर्क में है। मोदी ने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से बात करके स्थिति की जानकारी ली है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। चूंकि कई इलाकों में लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया, इसलिए फिलहाल सरकार सबसे पहले लोगों के लिए खाने और पीने के पानी का इंतजाम कर रही है। जिन इलाकों में लैंडस्लाइड या बाढ़ का खतरा है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। सरकार तो महाराष्ट्र के लोगों की हर संभव मदद कर रही है। हम सबको भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराष्ट्र के लोगों को जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से मुक्ति मिले, राहत मिले। हमने मौसम की बात की, खतरनाक मौसम, उसकी बर्बादी की। अब आपको राजनीतिक मौसम का हाल भी दिखा देता हूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश और पंजाब में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है क्योंकि दोनों राज्यों में अगले साल इलेक्शन है। तो पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आज बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा ने अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन किया। मंच पर खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगाया।
और यह कहा कि अगर बीएसपी की सरकार बनी तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी पूरा करवाएंगे। अगर बीएसपी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का दावा करे तो साफ दिखाई देता है कि उसकी सोच में कितना बदलाव हुआ है। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम। असल में बीएसपी की कोशिश यह है कि वो ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ खींच ले। इसी रणनीति के तहत अब बीएसपी पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है और इसकी शुरुआत सतीश मिश्रा ने आज अयोध्या से की। ब्राह्मण सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले जब सतीश मिश्रा अयोध्या पहुंचे तो सम्मेलन में जाने से पहले उन्होंने रामलला के दर्शन किए। फिर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और फिर सरयू में 100 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक किया, आरती की और भक्ति के माहौल में शंख और घंटे घड़ियाल बजाकर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया। जय श्री राम और जय भीम के नारे लगे। इसके बाद माथे पर तिलक लगाकर सतीश मिश्रा ने अगला दाव खेला। वो बोले भगवान राम क्या अकेले बीजेपी के हैं? बीजेपी ने तो राम लला को राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर टेंट में बैठा कर रखा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी की नियत राम मंदिर बनाने की नहीं है। सतीश मिश्रा ने कहा अब तक तो नींव का काम भी पूरा नहीं हुआ। अगर बीएसपी की सरकार बनी तो सबसे पहले भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाएंगी। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी हो गई है अयोध्या की, या भगवान श्री राम का उन्होंने कोई ठेका ले लिया? किस तरीके से टेंट में बैठाल के रखा इन्होंने, और 1-2 वर्ष नहीं 20 वर्ष। जब नियत में खोट हो और जब खाली ये उद्देश्य हो कि भगवान श्री राम को तो हम एक राजनीतिक रूप से रखेंगे और जब हम चाहेंगे तो उनको इस्तेमाल करेंगे या उनको भुनाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जब आया तब यहां पर शुरुआत हुई। 1 साल हो गया, 1 साल में न्यू भी ऊपर उठ करके नहीं आ पाई और अभी हम लोग कहां पर हैं पता नहीं मंदिर कब बनेगा। कितने वर्ष लगेंगे इसको बनने में? इनका असली चेहरा पहचानिए। ये मान के चलिए कि आपको इसी तरह से धीरे धीरे चलाते रहेंगे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के लोगों ने और खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जिन्होंने सन 2007 में हमारा पूरी तरह से साथ दिया था, वो इकट्ठा हो गए और जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहां पर भव्य मंदिर जो बनने का काम है। जो पहला निर्णय आया था वो भी बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तब आया था और ये कार्य भी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार में होगा, ये निश्चित लग रहा है। सतीश मिश्रा सिर्फ बीएसपी के बड़े लीडर नहीं हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत चतुर हैं। अयोध्या में थे, राम मंदिर की बात की। कुछ दिन बाद सावन के महीने में काशी जाएंगे, वहां वो बाबा विश्वनाथ की मुक्ति की बात करेंगे। उसके बाद जन्माष्टमी से पहले मथुरा में ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। हो सकता है कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की बात करें। कुल मिलाकर सतीश मिश्रा की लीडरशिप में बहुजन समाज पार्टी का यह कार्यक्रम लंबा चलेगा। हर जिले में वो ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। मायावती ने अब ब्राह्मणों को बीएसपी के करीब लाने की जिम्मेदारी सतीश मिश्रा को सौंपी है और मजे की बात यह है कि आम लोग तो छोड़िए, अयोध्या के साधु संत भी इस बात को समझ रहे हैं। कुछ साधुओं ने तो खुलकर कह दिया ये भक्ति, ये राम का नाम चुनावी स्टंट है। ब्राह्मणों के प्रति प्रेम भी चुनावी है, वरना ब्राह्मण वो वक्त भूले नहीं है जब मायावती की सरकार थी और हर गांव में SC/ST एक्ट में मुकदमे में ब्राह्मणों को जेल भेजा जाता था। अभी तक कहां थे वो? इससे पहले भी एक बार चिंता कर लिए होते
साधु संतों को, हिंदू जनमानस का, राम के अस्तित्व को, लेकिन उन्होंने कभी राम को अस्तित्व को तो माना नहीं। बीएसपी ही नहीं, यहाँ तक जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाया था, जो अयोध्या में जो ये जगह है जहाँ पर कत्लेआम मचाया था, जिन्होंने साधु संतों की गिरफ्तारी कराई थी, जो कहा करते थे एक नहीं 1 लाख राम भक्त होते तो उनकी सीने गोली से छलनी कर देता, वो लोग भी अब हिंदुत्व पर और राम जी के ऊपर ही राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग का जो सम्मेलन है, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक इनका स्टैंड है। यही बीएसपी की बहन जी हैं जो कहा करती थी कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपना, अब वोट 2022 में चुनाव है, इसका लाभ लेने के लिए ब्राह्मणों को बरगलाने का काम करे और कुछ भी नहीं। हालांकि आज सतीश मिश्रा ने कहा कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, ऐसा नारा बीएसपी ने कभी नहीं लगाया। ये नारा तो उनके ऊपर थोप दिया गया। असल मायावती एक बार फिर से अपने टाइम टेस्टेड फॉर्मूले पर काम कर रही हैं। राजनीति में जाति का गणित सेट कर रही हैं। मायावती को लगता है कि यूपी में 23% दलित वोटर्स हैं, 19% मुसलमान हैं, अगर 12% ब्राह्मण भी उनके साथ आ जाएं तो काम बन जाएगा। यह फॉर्मूला मायावती ने 2007 में अपनाया था। नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उस समय तो फॉर्मूला कामयाब रहा, मायावती की सरकार बनी, बीएसपी से 41 ब्राह्मण विधायक जीते। अब 14 साल बाद एक बार फिर मायावती सोशल इंजीनियरिंग के उसी फॉर्मूले से सत्ता की राह खोजना चाहती है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी सब मायावती की इस चाल को समझ रहे हैं। इसीलिए आज से ही बयानबाजी शुरू हो गई। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि मायावती 5 साल से बीजेपी के साथ रही, कभी बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, अब ब्राह्मणों के वोट के लिए बीजेपी को कोसने लगी हैं। ब्राह्मण सब समझते हैं, चुनाव में जवाब देंगे। बहुजन समाज पार्टी जन सरोकार के मुद्दों को लेकर, चाहे वो किसान, नौजवान, गांव, गरीब या तमाम महिला सुरक्षा के मुद्दों को लेकर पूरे 4.5 साल चुप रही, किसी भी जनहित के सवालों को उठाने का काम नहीं किया। मैं समझता हूं कि 4.5 साल बाद बहन जी को उत्तर प्रदेश के वोटरों की याद आई है। वो कोई भी बैठक कर ले, कोई भी सम्मेलन कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता यह जान चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी अब समाप्ति के कगार पर है। 2022 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बीएसपी को जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से दलित एमपी बृजलाल को आगे किया। बृजलाल ने कहा कि मायावती कुछ भी दावे कर लें, यूपी के लोग बीएसपी के पुराने नारों को भूले नहीं है और न भूल सकते हैं। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। तिलक माने ब्राह्मण, तलवार माने क्षत्रिय, तराजू माने वैश्य। ये नारा देने वाली बहन जी, जिन्होंने दलितों को भ्रमित किया, दलितों का शोषण किया, आज ये ब्राह्मणों को बेवकूफ़ बनाने पर लगी हैं। ये वही बहन जी हैं जो दलितों की मसीहा बनती हैं। ये समझती हैं दलितों के वोटों की ठेकेदार हैं। तो बहन जी ने सबसे ज़्यादा शोषण जो दलितों को बेवकूफ़ बनाती रही, उनको किया है। अब ये ब्राह्मण को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगी। ब्राह्मण इनकी हरकत जानता है। जहाँ टिकट बिकते हों, बिना पैसे के टिकट नहीं मिलते, और ये चीज़ बहन जी सब पैतरे बदल चुकी हैं और ब्राह्मण कभी इनके भुलावे में नहीं आएगा। इनका अस्तित्व तो करीब करीब उत्तर प्रदेश में ख़त्म होने जा रहा है। पिछले बार 19 सीटें पाई थी, अब की शायद 9 पा जाए तो बहुत होगा। आज माथे पर चंदन का तिलक लगाए, राम नाम लेते, सरयू में दूध चढ़ाते, भगवान राम के मंदिर का वादा करते सतीश मिश्र को देखकर अचरज नहीं हुआ। यूपी में राजनीति बदल गई है। एक जमाना था जब चुनाव में ज्यादातर पार्टियों का जोर मुस्लिम वोटर्स का दिल जीतने पर होता था। आजकल देखने को मिलता है कि सब हिंदू वोटर्स को रिझाने में लगे हैं। आज बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया, बड़े जोर शोर से भव्य राम मंदिर बनवाने का वादा किया, अयोध्या के साथ साथ मथुरा और काशी का नाम भी लिया, हिंदुओं का आह्वान किया और उनसे कहा कि मुसलमान तो हमारे साथ हैं, आप भी अगर साथ आ जाएं तो मोर्चा फतेह हो जाएगा। और यह सिर्फ यूपी में नहीं हो रहा। हाल ही में पश्चिम बंगाल में हमने ममता बनर्जी को हर पब्लिक मीटिंग में चंडी पाठ करते देखा था।
गुजरात के चुनाव के समय राहुल गांधी को जनेऊ दिखाते देखा था। तो ये तो मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के पावर में आने के बाद राजनीति का रंग बदला है, सियासत का कलर चेंज हुआ है। मुसलमानों की बात करने वाले राजनीतिक दल हिंदू समाज की बात जोर से और खुलकर करने लगे हैं। आने वाले दिनों में यूपी के चुनाव में यह रंग और भी बदलता दिखाई देगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव की गूंज ज्यादा सुनाई देगी। यूपी की सियासत के बाद अब पंजाब की सियासत की बात करते हैं। आज कैप्टन और सिद्धू एक मंच पर तो आए, लेकिन दूरियां कम नहीं हुई। कैप्टन और सिद्धू के बीच कोल्ड वॉर की तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। पंजाब में भी 7-8 महीने बाद चुनाव है, सियासत वहां भी तेज है। आज नवजोत सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का काम संभाला। सिद्धू ने चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। कैप्टन ने आशीर्वाद दे भी दिया, लेकिन जब दोनों ने माइक संभाला तो यह साफ हो गया कि दिलों में कड़वाहट तो है। सिद्धू की ताजपोशी से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक टी पार्टी रखी थी। इसमें सिद्धू पहुंचे। यहां से अमरिंदर सिंह, नवजोत सिद्धू और कांग्रेस के सारे बाकी नेता एक साथ पंजाब भवन पहुंचे, जहां सिद्धू को अध्यक्ष के पद पर बिठाया गया। लेकिन पंजाब कांग्रेस के मुखिया का पद संभालते ही सिद्धू के तेवर बदल गए, वो पुराने रंग में लौट आए। सिद्धू ने अमरिंदर सिंह के सामने उनकी सरकार पर हमला बोला। सिद्धू ने कहा कि उनके लिए मंत्री बनना और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनना कभी कोई मसला नहीं रहा। उनके लिए मसला है बिजली की कीमत, किसानों का दर्द, गुरु की बेअदबी, टीचर्स की परेशानी, नशे का फलता फूलता कारोबार, डॉक्टर्स और नर्सेज के इशू। सिद्धू ने साफ साफ लफ्जों में कहा अब वो इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए लड़ेंगे। बड़े अरसे तो मैं सुन रहा सिद्धू प्रधान बनू, सिद्धू प्रधान बन गया, किसी की टीआरपी बढ़ गई, किसी के नाल वर्सेस बन गया, किसी के नाल लड़ाई हो गई, ये वो। ये मसला ही नहीं। मसला यह है, मसला यह है कि अज पंजाब का किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। ये मसला है, मसला है। ईटीटी टीचर खड़े ने सड़कों के उत्ते, मसला है। मसला है डॉक्टर खड़े ने, नर्सां नूं रहण नूं थां नहीं। मसला है कि कंडक्टर ड्राइवर धरने दे रहे, धरने ते बैठे हैं। ये मसला है, मसला मेरे गुरु का। ये मसला है ते प्रधानगी जाखड़ साहब, पतवंत सजणों, ये प्रधानगी उन्हां मसलियां नूं हल करन दियां उम्मीदां दी प्रधानगी है, उम्मीदां दी। अगर ये मसले हल नहीं हुंदे और मेरे गुरु का इंसाफ नहीं हुंदा ते कख नहीं है। फिर कख नहीं। पंजाब पुछदा है, पंजाब सवाल करदा है, मावां दियां कुखां उजड़ गईयां। पंजाब सवाल करदा कित्थे ओ वड्डे मगरमच्छ जिन्होंने चिट्टा बेच बेच, चिट्टा खवा खवा मावां बेवा करतियां, उन्होंने नाम देने पैणगे, देने पैण, उन्होंने धोना पैना। पंजाब पुछदा, पंजाब सवाल करदा। नवजोत सिंह सिद्धू मंजे हुए ओरेटर हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह मंजे हुए लीडर। कैप्टन का काफी लंबा अनुभव है, उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया। काश सिद्धू वो बचपन से जानते हैं, उनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। उन्होंने याद दिला दिया जब सिद्धू पैदा हुए थे उस वक्त वो चीन की सरहद पर तैनात थे। कैप्टन ने कहा कि बहुत से मसले सरकार ने सुलझा दिए थे, लेकिन वो कानूनी पचड़ों में फंस गए, अदालतों में लटके हैं, वो क्या करें। और इसके बाद कैप्टन ने सिद्धू से कहा सिर्फ पंजाब की बात ना करें, पंजाब बॉर्डर के करीब है, पाकिस्तान फिर से पंजाब में माहौल खराब करना चाहता है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ,
साडी जिम्मेवारी साडे देश वाल भी है। साडा 600 किलोमीटर बॉर्डर पठानकोट तो लैके फाजिलका तक पाकिस्तान के नाल है। डेली उन्होंने उत्थे हथियार पहुंच रहे हैं, एमिनेशन पहुंच रहे हैं, RDX पहुंच रही है, ग्रेनेड पहुंच रहे हैं। किस वास्ते पहुंच रहे हैं? फिर दंगा फसाद इत्थे करना चाहते हैं। और ये पाकिस्तानी और चीनी हुण इकट्ठे हो गए और हुण तीजा इन्हों साथी मिल गया जिहड़ा अमरीका छड़ के अफगानिस्तान चले गया। उन्होंने तालिबान ने आके भी कश्मीर के बॉर्डर पर बहना है और साडे पंजाब के बॉर्डर पर बहना है। तो सानू ये लड़ाई सिर्फ हुकूमत नहीं लड़ सकती, पंजाब के लोगों को लड़नी पऊ और उत्थे इन्हों का कदम इन्हों चकना पऊ। मेरी गल सुनो नवजोत, तुसीं उधर गल्लां कर रहे हो, थोनों ये लड़ाई लैनी पऊगी, लोगों को जोड़ना पऊ और लोगों को आपां नूं बिल्कुल दलेरी नाल खड़ा करना पऊ ताकि जब चीन आए, पाकिस्तान आए, तालिबान आए, इकट्ठे आए, जो मर्जी आउण, जिथे मर्जी आउण, असीं डट के खड़ांगे। पंजाबियां ने बहुत अपना खून डोलिया इस देश वास्ते। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू एक साथ मंच पर आ गए, आसपास बैठ भी गए, लेकिन उनकी दूरियां साफ दिखाई दी। कैप्टन ने जब सुबह चाय पीने के लिए बुलाया था तो सिद्धू वहां पहुंच तो गए थे, लेकिन अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। लगता था वहां से वो बस बेमन से आए थे और जल्दी से जल्दी निकलना चाहते थे। जब अमरिंदर सिंह कांग्रेस ऑफिस पहुंचे तो वो वहां सहज नहीं थे। सिद्धू ने जो कहा उसका मतलब कई लोगों ने यह लगाया कि वो कैप्टन पर तंज कस रहे थे, और कैप्टन ने जो बोला उसका अर्थ यह निकाला गया कि वो सिद्धू को पाकिस्तान के नाम पर अटका रहे हैं। लेकिन कभी कभी पुरानी बातों की वजह से लोग कुछ ज्यादा ही अंदाजे और अटकलें लगाने लगते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में पंजाब के लोग कैप्टन और सिद्धू की इक्वेशन को बड़े गौर से देखेंगे। अगर कांग्रेस को पंजाब का चुनाव जीतना है तो पार्टी को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। आज की तारीख में इसके आसार कम नजर आते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हालात सुधर जाएं। एक ब्रेक के रुकना है और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा हैरान करने वाली तस्वीरें। मरीज हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और डॉक्टर उसके ब्रेन का ऑपरेशन कर रहा था। यह वीडियो एक ब्रेक के बाद। मैं आपको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से आया एक ऐसा वीडियो दिखाता हूं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो ऑपरेशन थिएटर का है। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं और मरीज हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। असल में एम्स में 24 साल की एक लड़की की ब्रेन सर्जरी थी। उसके ब्रेन से ट्यूमर निकालना था। न्यूरोसर्जन डॉक्टर दीपक गुप्ता सर्जरी कर रहे थे। पेशेंट हनुमान जी की भक्त थी। इसे डॉक्टर ने पेशेंट से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहने को कहा। अब इससे दो काम हुए, एक तो ये कि मरीज का ध्यान डाइवर्ट हुआ, उसका डर कम हुआ, और दूसरा डॉक्टर्स को यह पता चलता रहा कि स्पीच वाली नर्व ठीक से काम कर रही है या नहीं। ब्रेन की सर्जरी में मरीज को दर्द नहीं होता, इसलिए सर्जरी पेशेंट के होश में रहते हुए की जा सकती है। इस केस में ऐसा ही हुआ। डॉक्टर से बताया कि सर्जरी के बाद पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है और उसके ब्रेन से ट्यूमर निकाला जा चुका है और कल तक वो डिस्चार्ज भी हो जाएगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।